ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमएड किया हुआ है और हाँ। मैं अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर जीके गोवानी पीजी कॉलेज भीनमाल में कार्यरत हूँ सर। अच्छा अच्छा। जी तो आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य है, जी सर। तो इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। कारण तो सर शुरू से जब से मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब सर हाँ। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आए थे जो खुद भी कॉलेज लेक्चरर थे पहले, और फिर उन्होंने प्रशासन से वो जुड़े तो उन्होंने कहा कि एक डायनेमिज्म है इसमें और मुझे भी डायनेमिक लगता है। और इस परीक्षा को लेकर जब से पैटर्न चेंज हुआ है सर 2013 में, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर, मैंने 13 में भी मुख्य परीक्षा दी थी और 18 में अच्छा, मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है सर। वेरी गुड। आप तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार तैयार हो एकदम। सर प्रयास है सर मेरा। तो मुझे एक सवाल, पहला पहला सवाल बता दो। अ, आज क्या वार है, आज क्या तिथि है, कौन सा संवत है? सर वार तो मैं बता सकता हूँ सर के शुक्रवार है, लेकिन हाँ। तिथि और संवत का तो मुझे पता नहीं है सर। अच्छा अच्छा। आज अखबार पढ़ा होगा ना, सुबह नहीं पढ़ा? हाँ, अखबार तो पढ़ा था सर। अच्छा अच्छा, उसमें तिथि आती है ना ऊपर ऊपर। हाँ सर, मैंने देखा नहीं सर उसको। तो उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है? कोई कारण? ध्यान सर। हाँ सर। इसका कोई कारण हो सकता है? नहीं, कारण नहीं सर, वो कैजुअली मैंने देखा नहीं। क्योंकि वैसे श्राद्ध पक्ष लगे हुए हैं तो भाई कोई दूज या तीज होगी आज, इस हिसाब से मुझे कोई पक्का पता नहीं, मैं देखता नहीं लेकिन सर उसको कभी। ये है। अरे श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है अभी, जी जी सर। उस ये क्यों करते हैं हमारे यहाँ श्राद्ध? इसके पीछे श्राद्ध क्या करना है? सर, इसके पीछे ये शास्त्रों में तर्क दिया जाता है कि जो ये 16 दिन है, मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस तक, इन्हीं 16 दिनों में किसी व्यक्ति की इस मतलब इस दुनिया से देवलोक को गमन होता है। तो जिस भी दिन हमारा कोई करीबी अगर उस दिन गुजरा है तो हम उसके याद में या उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विशेष दिन पर उनका वो उन्हें याद करते हैं सर, इसलिए श्राद्ध किए जाते हैं कि आत्मा की शांति को लेकर और जो हमारा पितरों को लेकर हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए सर। अच्छा अच्छा। इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है या इतना ही है बस? काफी लंबा सर, आपने उत्तर दे दिया, जी जी सर। लेकिन कारण समझ में नहीं आया अभी तक। हम्म। मुख्य कारण है वो तो आपने बताया नहीं। ध्यान में आता है तो बताइए। सर मैं तो यही मानता हूँ कि जिस तिथि को अपने कोई करीबी गुजरे हो उस दिन हम उनको याद करते हैं उस दिन। भाई याद करना ही कारण, याद तो रोज ही करते हैं अपन। जी जी। याद तो अपने बुजुर्गों को याद तो अपन रोज ही करते हैं, श्राद्ध पक्ष में ही याद क्यों करते हैं? याद कोई और कारण होगा? बस सर इतना ही पता है सर मेरे को कि उनकी आत्मा को तर्पण देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि आप जी तो सर। तथा योग्य हैं इस पद के लिए, जी है ना? जी सर। तो ऐसी क्या विशेषताएं आप में, ऐसी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या खास बातें हैं आप में, क्या पॉजिटिव, क्या रचनात्मक बातें हैं आप में जो आपको ये पद दिया जाए? सर मेरे साथ ये है कि मैं क्रियात्मक जो कार्य है मतलब एक्टिविटी बेस्ड वर्क, उसमें मैं सर हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ। क्योंकि कॉलेज लेक्चरशिप से पहले मैं स्कूल लेक्चरर था, तो हम स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़े थे जो 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। और वर्तमान में सर मैं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हूँ और एनएसएस के माध्यम से हम लोग कैंप लगाते हैं, गांव में जाते हैं, तो इसलिए सर समाज के प्रति थोड़ा जुड़ाव महसूस होता है मुझे और मुझे क्रिएटिव कार्य करने में और वर्सिटाइल फील्ड में कार्य करना अच्छा लगता है सर, तो इसलिए दिग्विजय मुझे। जी, क्रिएटिव ये जो आपने काम गिनाए हैं, जी जी। ये आप तो बिना प्रशासनिक सेवा में गए ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो सकते? बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हाँ इस सर तरह के काम बहुत अच्छे ढंग से करती हैं और करवाती हैं, लोगों को प्रेरित भी करती हैं। जी जी सर। प्रशासनिक अधिकारी बन के आप समाज सेवा कर पाएंगे? सर मैंने एक चीज देखी है कि जो एनजीओ या जो सामाजिक चीजें हैं सर वो ज्यादातर शहरी क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं सर। और गांव में सर एक चीज है कि वहां पर जाकर हम इंटरेक्ट करें और उन्हें मतलब कि जानकारियां दें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बहुत सी योजनाएं अच्छी चल रही हैं लेकिन उससे वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे सर। आम जनता, जैसे मैं खुद कॉलेज एजुकेशन में हूँ, यहाँ बच्चे हैं, कई योजनाओं के बारे में कॉलेज पढ़ते बच्चों को भी कम पता है, तो मैं चाहता हूँ उसका प्रसार प्रसार किया जाए और उन योजनाओं को मैं इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ। दिग्विजय जी, इतनी सारी योजनाएं हैं जी जी सर। कि किसी भी
प्रशासनिक अधिकारी को उन योजनाओं के बारे में याद होंगी, उनका नाम भी याद होगा। जी जी इतनी सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की आती हैं। जी जी सर। आप कोरोना के काल में कुछ योजनाएं आई हैं, जी जी। है ना, केंद्र की ओर से भी आई है और राज्य ने भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। आप कोई तो योजनाओं की तरफ ध्यान गया? हाँ सर, गया मेरा ध्यान। सर जिसमें से सर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके तहत सर 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जा रही है गरीब लोगों को, जो माइग्रेट जो लेबर्स थे, जो बाहर गए थे, जो वापस आए उनके लिए। और उसके अलावा सर जनधन खाते से 500-500 रुपए अकाउंट में डाले गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस टंकियां प्रोवाइड की गई हैं। और जो हमारी राज्य सरकार है उसने सर अभी वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की थी, जिसमें 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था। एक कोई इनके श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई पेंशन योजना भी लागू की है प्रधानमंत्री के नाम से? सर पेंशन योजना तो सर पहले तो एक अटल पेंशन योजना थी सामाजिक सुरक्षा को लेकर। और सर अभी वर्तमान में सर एक वो प्रधानमंत्री, सर एक मिनट मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप ये मुझे बताएं कि अपने देश में ये सिविल सर्विसेज कब से शुरू हुई? सर इसका तो एग्जैक्टली पता नहीं है सर। सबसे पहले जिला कलेक्टर का पद किसने सृजित किया भारत में? भारत में सर जिला कलेक्टर, सॉरी सर मुझे पता नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ना। जी जी सर। अब 2-3 बातें और करना चाहता हूं आपसे बस। एक तो ये कि ये जो आपका प्रेफरेंस है, आरएस मेन है, उसके बाद आपका आरपीएस है। मेरा आरटीएस है सर, उसके बाद आरटीएस है। आरटीएस का मतलब तहसीलदार। हाँ तहसीलदार सर्विस। जी सर। सबऑर्डिनेट सर्विस में जाना चाहते हो। पहला आपका आरएएस है। तो ये आरएएस को मूल रूप से तो एसडीएम बनाते हैं। जी सर। ना? ये क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी। और एक एसडीएम होता है और एक एसडी होता है। जी सर। है ना? ये दोनों क्या होते हैं? सर एसडीओ सर मुख्य रूप से रेवेन्यू से रिलेटेड अधिकारी है, जो जिला लेवल पे बैठते हैं। और जो तहसीलदार हैं, आरआई और पटवारी, इनके मतलब जो भी केसेस जाते हैं सर रेवेन्यू को लेकर, उस पर एसडीओ एक मतलब मजिस्ट्रेट उसकी भूमिका में रहते हैं सर, जज की भूमिका में, मतलब फैसला सुनाते हैं वहां पे। और एसडीएम जो है मजिस्ट्रेट के रूप में रहते हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम रहता है एसडीएम का। मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम होते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? लॉ एंड ऑर्डर में सर जो न्याय करता है वो जुडिशरी। जी जी। जुडिशरी से संबंधित न्याय करता है, एग्जीक्यूशन से संबंधित न्याय करता है, किस प्रकार का न्याय करता है? सर वो सीआरपीसी के 1973 जो एक्ट है सर, उसके तहत काम करते हैं। जैसे धारा 144 लगानी है, कहीं जो छोटे मोटे मुकदमेबाजी है, धारा 151, इनको लेकर कोई जिससे कि कोई डिस्टरबेंस पैदा हो रहा हो समाज में, उसको लेकर वो निर्णय देते हैं सर मजिस्ट्रेट। तो चुनाव के दौरान एसडीएम की या एसडीओ की क्या जिम्मेदारी रहती है? सर एसडीएम जो चुनाव के दौरान सर वो वहां पर सर वो जो निर्वाचन का वो लेते हैं सर, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं एसडीएम। और वो जो तहसील मतलब कि वो विधायक जो चुनाव लड़ते हैं, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। एसडीएम की भूमिका ये रहती है। चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। ललित जी नमस्ते। नमस्कार। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी आवाज आ रही है। दिग्विजय जी आवाज ठीक आ रही है आवाज? हाँ सुनाई दे रही है। ओके ओके, मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, मैंने आपका प्रोफाइल अभी देखा नहीं है, और क्योंकि यहाँ थोड़ा टेक्निकल एरर थी, मैं आपकी बात भी नहीं सुन पाया। आपका नाम एक बार दिग्विजय सिंह जी? जी सर। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी, आप 27/4/1985 आपकी डेट ऑफ बर्थ है? जी सर। अप्रैल माह की कोई घटनाएं बताएं, ऐतिहासिक घटनाएं। सर अप्रैल माह की ऐतिहासिक घटनाएं, सर मेरे ध्यान में नहीं है सर। ध्यान में नहीं आ रही है? जी सर। अच्छा, आपका नाम बड़ा हिस्टोरिकल लगता है।
जी जी सर। कोई इतिहास में ऐसा कोई पात्र रहा है? सर इतिहास में तो सर मुझे ध्यान नहीं, लेकिन सर अभी पॉलिटिकल, अभी वर्तमान में तो दिग्विजय सिंह जी हैं सर, जो राज्यसभा सांसद हैं। अच्छा, भीलवाड़ा से हो आप? भीलवाड़ा जहाजपुर। जी सर। जहाजपुर अपने आप में चर्चित रहा है पॉलिटिकली। जी सर। मुझे याद है वहाँ कुछ ऐसा 2 साल पहले धरना प्रदर्शन रहा और कुछ ऐसी इश्यूज रहे हैं, कुछ जानकारी में है आपके? हाँ जी सर। क्या है? सर वहां पर जो विधायक, हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, जो विधायक का चुनाव हुआ था सर, उसमें हमारे जो माननीय विधायक महोदय थे धीरज गुर्जर, जो चुनाव हार गए थे वहां से, तो कुछ ट्रांसफरों को लेकर कुछ इशू हुआ था सर, वहां धरना प्रदर्शन। तो आपकी नज़र में ये धरना प्रदर्शन और कहाँ तक उचित है कि आपने प्रेफरेंस अभी बताया आरएस आरटीएस, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाह रहे हो, जी जी और आप एक तरफ आप जहाजपुर का ये इंसिडेंट भी देख चुके हो 1-2 साल जी पहले वाला। जी जी आपकी अनुभव से आप बताएं कि ये धरना प्रदर्शन करना तो बहुत गलत है, क्योंकि प्रशासन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी तो जी। आपका क्या विचार है इस पे? लेकिन सर हम ये देखते हैं सर, संविधान में भी लोगों को बोलने का तो मौका दिया जाता है सर। तो अगर वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं या अहिंसा पूर्वक अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। उनकी मांगे हाँ जायज और ना उसमें मतलब नाजायज भी हो सकती हैं, लेकिन उनका अधिकार है सर, वो मूल अधिकार है। अच्छा, धरना प्रदर्शन किया जाना मूल अधिकार है आपके अनुसार? जी सर। मतलब अच्छा, मान लो शांतिपूर्ण आप कोई सम्मेलन करना, धरना देना और अपनी मांगों को रखना तो कहीं गलत नहीं है सर, अभिव्यक्ति का अधिकार है व्यक्ति को। आज जो है आज कई आजकल के न्यूज़पेपर में ये था कि कई एम्प्लॉयज की सैलरी में जो है कटौती की गई है। जी जी सर। एक तरफ हमारा मूल अधिकार होता है कि काम किया तो आपको वेतन मिलेगा ही, जी जी एक तरफ सैलरी में कटौती। जी जी सर। एक चीज आपने अभी बताई कि धरना प्रदर्शन आपका जो है मूल अधिकार है। जी जी सर। क्यों ना मुझे जो है धरना प्रदर्शन करना चाहिए गवर्नमेंट के विरुद्ध कि मेरी सैलरी क्यों काट रहे हैं? लेकिन सर संविधान में एक जगह दूसरी बात भी लिखी है कि अनुच्छेद 360 कहता है कि अगर वित्तीय आपातकाल, वैसे भारत में वित्तीय आपातकाल है नहीं, लेकिन उसे अगर मान के चले सर, जीडीपी माइनस में जा रही है और सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, और हम खुद भी देख रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद बहुत ज्यादा राज्यों को घाटा हुआ है, तो अगर सर हम देश हित में अगर देखें तो सर हमें वैसे बहुत सैलरी मिल रही है। अगर कटौती होती है 2 दिन की सैलरी की तो कोई बड़ा इशू नहीं है सर, मेरी नजर में तो। आपने आरटीएस पहले क्यों चूज किया है? सर आरटीएस चूज करने के पीछे कारण है सर कि एक तो सर आरपीएस क्या है, मेरे नी नॉक की प्रॉब्लम है सर, मेरे घुटने टकराते हैं, तो आरपीएस में तो मैं फिजिकली फिट ही नहीं हूँ सर। और सर फिर प्रमोशन वाइज मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था कि भाई आरटीएस से प्रमोट होके एसडीएम तक भी जा सकते हैं। अभी आप कॉलेज लेक्चरर हैं? जी सर। सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है सर। इंग्लिश से हैं। जी महात्मा गांधी आपके आदर्श व्यक्तित्व हैं। जी सर। एथिक्स में महात्मा गांधी को पढ़ा होगा आपने? जी सर। भागवत गीता भी पढ़ी है जी सर। और कांट भी पढ़ा होगा। जी तो महात्मा गांधी और भागवत गीता में कोई दो असमानताएं बताइए जहां महात्मा गांधी के विचार भागवत गीता से मिलते नहीं है। जी। दो अ, असमानताएं। जी सर, भगवत गीता में तो सर जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि भाई अगर अपने अधिकारों के लिए हिंसा भी करनी पड़े, भाई महाभारत का युद्ध हिंसा पे ही आधारित था, लेकिन गांधी जी उसी जगह अहिंसा की बात करते हैं। ये गांधी जी का विचार था। और दूसरा सर गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था कि भाई जिसके पास ज्यादा धन है तो दूसरे लोगों को देखकर या इक्वलाइजेशन कर सकता है अपने मन के आधार पे, लेकिन गीता वही कहती है कि भाई अधिकारों के लिए अपने को युद्ध लड़ना पड़ेगा, वैसे अधिकार मिलेंगे नहीं। अच्छा, कर्मयोग बताया हुआ है जी सर। भगवत गीता में, कर्मयोग बताया हुआ है। जी जी। इस तरह के योग है मेरे ख्याल से। सर 3 तरह के हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। आपकी प्रेफरेंस क्या है? इन योग में सर हाँ, कर्म योग है सर मेरी प्रेफरेंस। कर्म योग है। तो कर्म योग में महात्मा गांधी कहाँ सटीक बैठते हैं? कर्म योग में सर महात्मा गांधी, अम, अगर देखा जाए सर, उन्होंने भी कर्म का, जैसे सत्याग्रह का जो सिद्धांत दिया वो कर्म पे आधारित ही है कि कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी स्वच्छता अभियान जो दिया वो कर्म से रिलेटेड है। इंग्लिश लिटरेचर में आपके फ्रांसिस बेकन को पढ़ा है आपने? हाँ जी सर।
उनकी कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो अभी तक? जी सर, फ्रांसिस बेकन ने जो कहा था सर के वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी अभ्यास करेंगे उससे मैन परफेक्ट होता जाएगा। तो कंटिन्यूस की स्पेलिंग बताएं। कंटिन्यूअस की CONTINOUS। अच्छी बात है। आपका जो है, मैं पहला जो सर ने पूछे थे वो क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया। जी सर। मैं नेक्स्ट आगे सर को ट्रांसफर करता हूँ। सर अतुल सर। जी, दिग्विजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। सर दिग्विजय जी, आप टीचर हैं, जी थोड़ा सर। सा ये बताएं मुझे, जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, जी जी सर। उसमें 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई है। जी जी सर। अब पुराना था वो 10+2+3 था, क्या अंतर है दोनों में, थोड़ा बताइए। अंतर सर बेसिकली अगर स्कूल एजुकेशन के रूप में देखा जाए सर, तो इन्होंने स्कूल एजुकेशन में 2 साल को और बढ़ा दिया है सर। पहले जैसे 6 से 14 साल के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, अब 3 साल वाले बच्चों को प्री प्राइमरी, मतलब 3 से लेके 3 साल का बच्चा जब एडमिशन लेगा तो दूसरी कक्षा तक वो शब्दों का ज्ञान और अंक गणितीय ज्ञान सीखेगा सर, दूसरी कक्षा तक। फोर इसको समझाएंगे क्या है ये चारों चीजें? जी सर। 5+3+3+4 इसको समझाएंगे क्या है ये चारों? हाँ जी सर। जी सर, ये 5 ईयर जो सर बचपन के हैं बच्चे के, जो वो 3 साल का एडमिशन लेगा और 5 साल का हो जाएगा, मतलब 5 ईयर्स में, मतलब वो सेकंड क्लास में होगा सर। फिर 3 मतलब फिर वो 5th क्लास में आ जाएगा, और फिर उसके बाद 3 फिर 8th क्लास में आ जाएगा, और फिर उसके बाद 4 यानी वो 12th क्लास में पहुंच जाएगा। मतलब 12th क्लास तक पहुंचने में 2 साल और बढ़ा दिए गए हैं उसके एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में। इन चारों को कुछ नाम भी दिया है सरकार ने, क्या नाम रखा है चारों का? सर जैसे फर्स्ट स्टेज तो सर प्री प्राइमरी स्टेज है, जिसमें उसको न्यूमेरिकल्स और इसका ज्ञान करेगा वो, और फिर उसके बाद प्राइमरी स्टेज, फिर उसके बाद अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड फिर सीनियर। अपनी तरफ से बता दिया, सरकार ने कुछ पर्टिकुलर नाम दिए हैं चारों को? ये मेरे ध्यान में नहीं है सर। अच्छा, ये जानकारी नहीं है आपको। जी। हायर एजुकेशन के फील्ड में भी सरकार ने कुछ चेंज किए हैं इस पॉलिसी में? हाँ जी सर। क्या हुए हैं चेंज? चेंज सर हायर एजुकेशन में सर, एक तो एमफिल को हटा दिया गया है, एमफिल का कुछ भी नहीं रहेगा, और हायर एजुकेशन एंड रेगुलेशन अथॉरिटी, एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, मतलब यूजीसी को शायद एबॉलिश किया जाएगा, और उसके बाद वो रिसर्च वर्क के लिए काम करेगी, और कॉलेजेस को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, और 3 ईयर डिग्री प्लान को 4 ईयर डिग्री प्लान में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसमें सर ये, हाँ जी जी जी, जो एमफिल को हटाया गया है, तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ हायर एजुकेशन की क्वालिटी गिरेगी? सर एमफिल का तो सर वैसे भी देखा जाए तो कुछ समय से महत्वहीन होती जा रही थी एमफिल सर। क्यों? क्योंकि सर जैसे मान लो यूजीसी के जो नॉर्म्स आए सर, तो उसमें जो कैंडिडेट तैयारी करते थे, तो उनका ये रहता था कि भाई जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्लस नेट है, तो उनको 6 साल में सीनियर स्केल मिलता था, और एमफिल वाले को 5 साल में, और पीएचडी वाले को 4 साल में। तो ज्यादातर लोगों ने सोचा जब 1 साल का ही बेनिफिट मिलेगा तो पीएचडी करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तो इसलिए एमफिल में इंटरेस्ट लोगों का भी कम हुआ है सर, कैंडिडेट्स का। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फिलॉसफी क्यों इसमें कहा जाता है? सर फिलोसफी तो पता नहीं सर क्यों कहा। आप इंग्लिश से भी पीएचडी करें तो भी फिलॉसफी है, मैं पवेट से करूं मैं पीएचडी तो भी फिलॉसफी है, तो ये फिलॉसफी कहाँ से आ जाता है हर जगह? सर फिलोसफी आने का कारण तो ये हो सकता है कि व्यक्ति फिर फिलोसोफर बन जाता है, मतलब वो अपने विवेक से उन चीजों को देखने लगता है। मतलब तो फिलॉसफी के अलावा अभी आप इंग्लिश में हैं तो आप इस्तेमाल नहीं करते इंग्लिश पढ़ते पढ़ाते समय? जी सर। आप अभी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते इंग्लिश पढ़ते पढ़ाते समय? नहीं, विवेक का तो इस्तेमाल करते हैं सर, लेकिन फिलोसफी मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा कोई अपना एक निजी विचार निकल के सामने आता है जब पीएचडी करते हैं,
मास्टर्स में तो हम बुक्स को पढ़ के खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते समय भी बुक्स को पढ़ के पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें एक चीज निकल के आती है कि भाई ये मूल मेरा खुद का निजी विचार है, मतलब मौलिकता एक आती है उससे, इसलिए शायद फिलोसॉफी कहते होंगे। कंफर्म नहीं है आप? जी कंफर्म नहीं है सर। अच्छा, एजुकेशन हमारे संविधान में किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? सर समवर्ती सूची का विषय है। अभी तो ये शायद राज्य सूची में भी हुआ करता था। हाँ पहले राज्य सूची में था सर। अच्छा, कब समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया था इसे? शायद सर मेरे कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन से शायद इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिफ्ट करने के पीछे जी क्या पर्पस था? राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिफ्ट करने के पीछे इसका सर उद्देश्य ये हो सकता था, लेकिन मैं कंफर्मली नहीं कह सकता सर कि क्या उद्देश्य था उसका। अच्छा अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा को अब हमें संघ सूची में डाल देना चाहिए? सर मैं तो नहीं मानता कि संघ सूची में डालना चाहिए, क्योंकि ये राज्य का विषय है सर, और भारत जो है फेडरल कैरेक्टर लिए हुए देश है, तो जहां जैसे, क्योंकि सर भारत का जो भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, पॉलिटी है, वो सब चेंजेबल है, मतलब सब जगह, मतलब वहाँ टीचर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अगर वो संघ का विषय होगा तो सब पूरी तरह केंद्रीकृत हो जाएगा। और अभी जैसे सर जी, नीट और जेई के एग्जाम हो रहे हैं, तो कहाँ राज्यों की सुनी है केंद्र सरकार ने? कर तो अभी भी केंद्र सरकार अपनी मर्जी से ही रही है सारे काम। हाँ, लेकिन सर उसका अपोजिशन हो रहा है, और एक मतलब जरूरी है सर इसको कि नीट और इस एग्जाम का भी केंद्रीकरण ना हो तो ज्यादा बेहतर है सर। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जाम होने चाहिए, पिटीशन डाली गई 6 राज्यों की तरफ से, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं, एग्जाम तो चल रहा है। जी जी सर। क्या है हमारे देश में शिक्षा का? जी जी, क्या कहना है इस बारे में आपका? सर मैं तो ये चाहता हूँ सर, शिक्षा का केंद्रीकरण होना भविष्य को लेके खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी चीज का केंद्रीकरण, भले आर्थिक केंद्रीकरण हो चाहे, क्योंकि इतना बड़ा देश है भारत के, इसमें केंद्रीकृत सत्ता चलाना संभव नहीं हो पाएगा सर। अच्छा ये बताएं, अमेरिका में चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया समझा सकते हैं मुझे? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है अमेरिका में? सर उसके बारे में तो बहुत विशेष पता नहीं है सर, लेकिन शायद वो मेल के द्वारा अपने वोट डालते हैं। पूरी प्रोसेस पता नहीं है आपको? जी। अच्छा अच्छा, अभी हमारे रक्षा मंत्री रसिया गए हैं, क्यों गए हैं? नहीं पता सर इसके बारे में, सॉरी। जानकारी नहीं है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं आप? नहीं, ये पॉइंट नहीं पढ़ा सर मैंने। अच्छा, ये पॉइंट नहीं पढ़ा है आपने। जापान क्यों चर्चा में है आजकल? जापान के सर जो शिंजो आबे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया सर, इसलिए चर्चा में है, और उन्होंने राष्ट्र के आर्थिक विकास में काफी काम किए थे, तो उनका रिटायरमेंट हुआ है सर, इसलिए चर्चा में रहा। चलिए ठीक है ललित जी। राजेश, नमस्कार दिग्विजय जी। जी सर नमस्कार। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुनाई दे रहा है सर। जी, मैंने आपका बायोडेटा देखा है सर। जी जी। उसमें बजट आपने पढ़ा है राजस्थान का 2020-21 वाला? नहीं सर, बजट पे नहीं की मैंने स्टडी। अच्छा, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाह रहा था मैं, जैसे उसमें है अपने बजट में सीट, SEET, क्या है ये सीट? सॉरी सर इसके बारे में। जी चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि अभी निजीकरण का मुद्दा बहुत चर्चित रहा है जी जी सर के परिप्रेक्ष्य में, तो उसका कुछ सिविल सेवाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा निजीकरण का? सर निजीकरण का तो सर प्रभाव ये है कि शायद भविष्य में सरकार आउटसोर्सिंग करके भी कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर से भर्ती करे, तो जब तो सर इसकी संख्यात्मक रूप से संख्या पे तो प्रभाव पड़ेगा सर सिविल सेवा। जी, और अभी जो सरकारी सेवाएं हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? अभी की सेवाओं पे सर निजीकरण का ये, जैसे रेलवेज में हम देख रहे हैं सर, बहुत सारे पद सरेंडर कर दिए गए हैं, रेलवे के निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर जो रोजगार है सर वो गवर्नमेंट सेक्टर में घटेंगे सर, और निरंतर घट ही रहे हैं रोजगार। अच्छा, कोई लाभ मिलेगा? लाभ तो विरोध हो रहा है कई जगह सर, जैसे 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन लागू हुआ तो लाभ तो हुए हैं सर, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं लोगों तक पहुंची हैं, लेकिन सर उनकी कॉस्ट इतनी हाई है कि मिडिल क्लास तो उसको अफोर्ड कर पाएगा।
लेकिन गरीब जनता तो सर अभी भी सरकार की पर ही डिपेंड है सर। जी, न्यूज़पेपर आपने कहा कि पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे जीडीपी के आंकड़े आए हैं, भारत की जीडीपी, जी जी इसमें एक आंकड़ा आया है कि भाई -23.9% जो है वो चली गई है, माइनस में चली गई है हमारी जीडीपी। तो इसके लिए केवल ये आपकी कोविड-19 ही जिम्मेदार है या और कोई भी चीजें हैं इनमें आप जोड़ सकते हैं? सर पूर्व से ही जीडीपी लॉस में ही चल रही थी, तो कोविड-19 आने से उसमें थोड़ा जुड़ाव भी हुआ। बाकी सर हम देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स किया हुआ था, और जीएसटी आने के बाद हम देख रहे हैं सर कि रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत कमी आई है, और जीएसटी थोड़ा उलझा हुआ, और डिमोनेटाइजेशन के बाद भी स्थितियां गंभीर हुई हैं। तो वो उसमें केवल कोविड-19 ने उसमें और प्लस किया, मतलब उसको जीडीपी को और गिराने में मदद की है, लेकिन वो अकेला जिम्मेदार नहीं है सर। पूर्व से इस तरह की चीज चली आ रही थी। एक और क्वेश्चन, एक शब्द पढ़ा है मैंने अभी कहीं न्यूज़पेपर में, वैक्सीन राष्ट्रवाद। जी वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है? सर, वैक्सीन राष्ट्रवाद जो सभी राष्ट्र हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने को लेकर कि हमारा राष्ट्र फर्स्ट नंबर पे आए, तो इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लो रशिया ने भी बिना कोई ज्यादा प्रयास के और अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दी, जबकि वो पहले या दूसरे चरण की टेस्टिंग में ही चल रही थी। तो इस तरह से सब फर्स्ट नंबर पे वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं सर। अच्छा, और जैसे एशिया में वैक्सीन हब की बात करें, एशिया में जी वैक्सीन हब जी कौन से शहर को कहा जाता है? सर वुहान शहर को कहा जाता होगा सर, कंफर्म नहीं मुझे। जैसे आपने अभी रशिया का बताया, तो रशिया ने जो वैक्सीन का निर्माण किया है, जी नाम बताएंगे आप? सर उसका नाम स्पुतनिक नाम है। स्पुतनिक, ओनली स्पुतनिक है या आगे कुछ और भी है उसमें? शायद सर स्पुतनिक 5 है सर, मुझे कंफर्म नहीं है। जी जी। इसी में एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि भाई ये स्पुतनिक नाम क्यों रखा है उन्होंने वैक्सीन? क्योंकि सर ये सर पहला उनका एक वो स्पेस क्राफ्ट था सर, उसके नाम पे रखा गया है। अच्छा, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे? और कोई सर मैं खुद भी जानना चाहता हूँ सर इसका कारण, लेकिन मैं खुद पता करूंगा सर इसका क्या कारण है। जी, चलिए सर। हाँ दिग्विजय जी, जी सर। जहाजपुर भीलवाड़ा से। जी सर। कुछ जहाजपुर के बारे में कुछ बताइए। सर जाजपुर एक बहुत ही मतलब पुरानी ऐतिहासिक शहर रहा है। वहाँ बारा देवरा एक मंदिर रहा, और ये पौराणिक कथाओं में भी आता है कि जो परीक्षित का पोता था यजमेर जी, उसने एक यज्ञ का आयोजन किया था, मतलब उसमें सर्पों को, क्योंकि उसके दादाजी को सर्प ने खाया था। और वर्तमान में सर जाजपुर में अभी एक स्वस्ति धाम, एक जैन तीर्थ का निर्माण हुआ, क्योंकि पुराने जमीन में से जैन मूर्तियां निकली थी वहां से। और उसके अलावा सर बनास नदी का वहां से निकलती है सर, तो कुछ क्षेत्र हरा भरा भी है, कुछ सूखा भी है, और पहाड़ी क्षेत्र है सर जाजपुर। अच्छा, कोई बारह देवरा कोई स्थान है आपके वहाँ पे? बारह देवरा? हाँ सर, बारा देवरा है सर। क्या है ये सर छोटी छोटी मूर्तियां हैं सर देवताओं की अलग अलग, और काफी जाजपुर के अंदर बना हुआ है सर ये बारा देवरा। और ये कहाँ है दक्षिणी सर? जी अच्छा, और जैसे महाभारतकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जी सर। उनके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में सर ये बताते हैं कि जो परीक्षित का पोता था, उसने यजमेज यज्ञ किया था सर्पों को मारने के लिए, तो उसमें सर्प आके उस यज्ञ कुंड में गिरे थे सर। उस यज्ञ करने की जगह को बताते हैं सर वहां पे। अच्छा, एक व्यक्तित्व है जिनका नाम अभी चर्चा में रहा है, दुष्यंत ओझा। जी जी। सुना है आपने इनके बारे में? कौन है? नहीं सुना सर। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, छोड़ दीजिए। एक वर्ड जो भीलवाड़ा से जुड़ा हुआ है, जनता पैडॉक्स। जी जनता पैडॉक्स ये क्या है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपके पिताजी का नाम है DR प्रतिहार। जी सर। तो प्रतिहार शब्द के बारे में कुछ बताएं।
सर प्रत्यार जो सर एक जो 9 से 12वीं सदी के बीच में प्रत्यार वंश रहा था सर, और राजस्थान में भी इनका मूल उद्गम ये मंडोर जोधपुर से है सर। और प्रत्यारों की उत्पत्ति वगैरह के बारे में कुछ? प्रत्यारों की उत्पत्ति के बारे में तो सर जो अग्निकुंड सिद्धांत में तो सर प्रत्यार का नाम परमार नाम से आया है सर। बाकी तो 9 से 12वीं शताब्दी में उन्होंने राज किया था, और जो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था प्रत्यारों ने, राष्ट्रकूट प्रत्यार और गुर्जर प्रत्यार और पाल वंश ने। उन्हीं प्रत्यारों से आपका लिंक जुड़ता है सर? ऐसा सर पौराणिक रूप से जोड़ लेते हैं सर, बाकी कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। एक सामान्य प्रचलित क्वेश्चन है आपका, जी फड़ सर। चित्रण, शाहपुरा का फड़ चित्रण हाँ जी सर, फड़ चित्रण है। क्या है बताइए थोड़ा सा। ये सर श्रीलाल जी जोशी एक कागज, ये जो कपड़ा होता है सर, उस पर चित्रकारी की जाती है ज्यादातर। जैसे कोई राजा की यात्रा निकल रही है, उसमें हाथी, बैल, व्यक्ति, उसमें लोगों के चेहरे बनाए जाते हैं, और बहुत कलात्मक और रंग बिरंगी चित्रकारी होती है सर। इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। एक आपके वहाँ का किसान आंदोलन, जी जी किसान आंदोलन, जी सर। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताइए बिजौलिया की। सर बिजौलिया किसान आंदोलन से सर जो भी मेवाड़ से जो भी बड़े नेता जुड़े, वो सब मेवाड़ किसान आंदोलन से थे सर। विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा, माणिक्यलाल वर्मा जी का नाम भी बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ा, और एक बहुत लंबा संघर्ष चला सर 1897 से लेकर भारत की आजादी तक। लेकिन किसानों ने अपने हकों के लिए लड़ाई की, और धाकड़ जाति इसमें मुख्य रूप से थी सर बिजौलिया में। ये आंदोलन मुख्यतः हिंसा की अहिंसा किस प्रकार का रहा था? जी सर। मतलब इस आंदोलन में हिंसा हुई थी क्या, या इस प्रकार का था? सर हिंसक तो सर उनका दमन ही किया गया, बाकी हिंसा जैसी कोई प्रकरण सामने नहीं आया सर। विजय सिंह पथिक की भूमिका है इसमें कुछ? हाँ जी सर, विजय सिंह पथिक की भूमिका है। या इस बताएं। सर उन्होंने इस आंदोलन में बाद में, पहले तो साधु सीताराम इन्होंने भाग लिया था, बाद में विजय सिंह पथिक ने भी इसको शुरुआत की। लेकिन बाद के चरण में सर उन्होंने लोगों को जमीन जोतने के लिए मना किया था, और फिर दूसरे लोगों ने वो जमीन आके जोती, मतलब सरकार उनसे लेके मेवाड़ राजघराने से। तो उससे फिर कुछ विजय सिंह पथिक जी का फिर इस आंदोलन से जुड़ाव कम हो गया। जी सर। उपाध्याय सर। हाँ जी जी सर, समीक्षा कीजिए सर। दिग्विजय जी टिक्कर के रहने वाले हैं आप? जी सर। नोट करिए दिग्विजय जी। और मैंने अपना करियर देवली से शुरू किया था जी सर। 1975 में। जी सर। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ये सपना पूरा हो, जी जी सर। आप इसमें सेलेक्ट हो। लेकिन 2-3 बातें मेरे समझ में नहीं आई। जी जी सर। बार बार कहते हैं शायद हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, जी जी, है ना? ये इस तरह के शब्द यूज करना तो उचित नहीं है। जी जी सर। दूसरी बात, टोटल अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। जी सर। एकदम अवेयरनेस होनी जरूरी है। जी जी। एक छोटा सा सवाल पूछा था कि अखबारों में खूब आया कल परसों जी जी। कि ये अपने रक्षा मंत्री वहां रशिया में क्यों गए? जी जी। इससे पहले भी गए थे तो क्यों गए थे? जी जी। और अभी एक बैठक में भाग लेने गए तो कौन सी बैठक थी वो जिसमें उनको भाग लेने जिसमें वो गए? जी जी। तो भाई यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। आप आरएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें अवेयर होनी चाहिए। जी जी। 1-2 अखबार पढ़ा कीजिए रोज रोज। जी सर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो ठीक है, जी लेकिन आप बार बार शायद और कंफर्म नहीं है ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको कंफर्म होना पड़ेगा। जी एक सर। प्रशासनिक अधिकारी को बड़ा नप्पे तुले शब्दों में कंफर्म होके ही अपनी बात आगे पहुंचानी पड़ेगी, जी जी सर। है कि नहीं? वरना फिर काम कैसे चलेगा आगे? जी तो सर। ये चीजें आप 2-3 जरूरी हैं आपके लिए। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। हाँ दिनेश सर। दिग्विजय जी, आपका ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए। मैं अभी सर ने जो पॉइंट्स कहे हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। जी तो शब्दों का चयन पे थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है कि जो आप शब्द बोल रहे हैं जी। वो थोड़े से
आरएस अधिकारी के रूप में जो शब्द प्रयोग में लिए जाने चाहिए उन शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा लगे कि आपने अपने विषय का ज्ञान रखा है और उन विषय की जो शब्दावली है वो भी आपके शब्दों में कहीं ना कहीं आए। जी थोड़ा सा यहाँ मुझे लगा है कि धैर्य से सुने, जी जल्दबाजी ना करें। ट्यूशन आपके पास आ रहा है, आप थोड़े से ओवर एक्साइटेड होकर उसको तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं। जी थोड़ा सा 1-2 सेकंड कुछ पलों का समय लेकर के थोड़ा सा फ्रेम करके अगर प्रेजेंट करेंगे तो उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। जी और बेसिक नॉलेज जो होता है हमारा, जैसे कंटिन्यूस की स्पेलिंग है, इन चीजों पे क्यों होता है कि आप जब जवाब देने में आतुर होते हैं तो छोटी चीजें भी आप जानते हुए भी मिस्टेक कर लेते हैं, एरर हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे तो बेसिक चीजें भी अच्छे से रिजल्ट आपको देगी। उन पे आपको बेसिक नॉलेज पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। फ्रांसिस बेकन पे मैंने क्वेश्चन किया था, तो चूंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपको उनकी ऑन स्टडी, ऑन बुक्स, ये कुछ चीजें याद रहनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर रहे हैं। जी अगर पर्सनालिटी वाइज कहूँ तो आवाज में दबंगता आपकी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकें तो और भी अच्छा रहेगा। जी तो आपको सुनने में ऐसा लगना चाहिए कि आप बोलते रहो और हमें आनंद आता रहे। जी ये यार बोलते रहे, कितना अच्छा बोलता है, मधुर बोलता है, सॉफ्ट बोलता है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बोल, इस तरह का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। ठीक है। और जैसा सर ने बताया, लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगा कि आंसर में स्पष्टता होनी चाहिए आपकी। या तो आप ओके हो या फिर आप जो है आप यस कहोगे या नो कहोगे। जैसा सर ने अभी कह दिया था, उपाध्याय सर ने, कि आपके शायद, किंतु, परंतु ये जब लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्पष्ट नहीं हो। और स्पष्ट होने के लिए जरूरी है कि आप तार्किक हो, कि मैं नहीं मानता कि ये होना चाहिए। जैसे सर ने अभी क्वेश्चन किया था, लोहिया सर ने, शिक्षा जो है संघ सूची या राज्य सूची में होनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा इस मैटर पे तार्किक होना पड़ेगा कि मेरे तर्क ये हैं और इसके आधार पे मैं सिद्ध करता हूँ। फिलॉसफी को लेकर तो जो एनालिटिकल अप्रोच जो आपकी डॉक्टरेट में दिख रही है वो आपके करेक्टर में, आपकी आंसर में दिखनी चाहिए। तो ये है सुधारात्मक चीजें जो आपको, जिसको आपको फोकस करना चाहिए। बाकी आपका ओवरऑल जो जो आपका लय था आंसर देने का वो अच्छा था, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, और हम सभी पूरा परिवार आपकी जो है इसके सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। आवाज नहीं आ रही। हाँ तो इस तरह की बातों की जानकारी होनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी सर। एजुकेशन की जितनी चीजें हैं जी उन सबके बारे में अच्छे से, चारों जो 5+3+3 है सबके पर्टिकुलर नाम रखे हैं सरकार ने। फाउंडेशन है, फिर उसके बाद चारों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। जी जी सर। पॉलिसी को बहुत अच्छे से पढ़ें। आपने सरकार का क्लेम कर दिया कि केंद्रीकरण हो गया है शिक्षा का, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से नीट और जेईई हो रहा है एग्जाम। जी जी 6 स्टेट थे जो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, बाकी स्टेट और सब तैयार थे एग्जाम कराने के लिए। जी जी थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है कि सरकार के या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इस तरीके से आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जी जी ठीक है, आपको बस इस बात का ध्यान रखें और अवेयरनेस। जी बाकी अच्छा है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, खुद टीचर हैं आप तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। जी धन्यवाद सर। ठीक विजय जी, देखिए जो मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आपको नहीं आया, तो इसके लिए सुझाव देना चाहूंगा। न्यूज है जैसे अपने जो राज्य स्तरीय है या वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सूचना है वो आप बिल्कुल जानकारी रखें, क्योंकि उस दिन की या उस दिन के आसपास जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा वो पूछा जाएगा आपको, तो उसके बारे में बिल्कुल अवेयर रहना। ठीक है, ये एक मेरा सुझाव रहेगा। और दूसरा, जैसे सीनियर्स ने बताया कि शिक्षा से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, जैसे शिक्षा का आपसे विशेष रूप से एक प्रश्न कोई संभावना है कि बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की थोड़ा ध्यान रखें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।